हेलो, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। मित्रों, जैसा कि आप लोगों के लिए पता है कि मैं आप लोगों के लिए एसएससी, एमटीएस या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर लेखपाल जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें जीएस आती है, तो उसके अंतर्गत मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का टॉपिक करा रहा हूँ। हिस्ट्री मतलब करा रहा हूँ और हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो हमारा क्या रह रहा है, दिल्ली सल्तनत। अगर दिल्ली सल्तनत की आपसे मित्रों बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अभी तक हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके हैं। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद में अगला जो वंश आ रहा है वो हमारा आया था खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद में जो अगला हमारा वंश आया था तुगलक वंश। तो हम लोग तुगलक वंश के बारे तक जानकारी जितनी भी थी वो हम पढ़ चुके हैं। अब आगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, सैयद और लोदी वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो अंतिम वंश रहने वाला है वो लोदी वंश है और इससे जस्ट पहले का वंश रहेगा सैयद वंश। ये दोनों के दोनों वंश क्या है, बहुत छोटे हैं, इनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। संभवतः जो प्रश्न बनेंगे मैं उन प्रश्नों का समावेश करूँगा। जैसा कि हम लोग करते हैं, पहले थ्योरी करते हैं, उसके बाद में लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर ऐसे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, उनका सार हम लोग कर लेते हैं, जिसके माध्यम से आपकी थ्योरी क्या हो जाती है, एकदम क्लियर हो जाती है। तो मित्रों, बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दिल्ली सल्तनत में, जिसका नाम क्या रहने वाला है, सैयद वंश और लोदी वंश। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सैयद वंश। अगर मित्रों आपसे बात की जाए कि सैयद वंश की टाइम पीरियड क्या है, तो आप लोगों के लिए पता होगा कि जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था महमूद शाह, तो महमूद शाह की 1412 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है, एक नए राजवंश की स्थापना हो जाती है और उस नए राजवंश का नाम क्या होता है, सैयद वंश। तो इसका जो टाइम है वो 1412 के बाद में 1414 से स्टार्ट होता है। 1414 से लेके 1451 तक का जो टाइम पीरियड है वो किसका रहने वाला है, सैयद वंश का। सैयद वंश के अगर टाइम पीरियड की बात कर लें तो 14 से लेकर 1451 तक का जो टाइम पीरियड है वो किसका रहने वाला है, सैयद वंश का। तो सैयद वंश पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था वो कौन था। तो आप लोगों के लिए पता होगा कि तुगलक वंश का अंतिम शासक, तुगलक वंश का अंतिम शासक कह सकते हैं, लास्ट रूलर कौन था, महमूद शाह। महमूद। अब इसके बाद में खिज्र खां नाम का एक व्यक्ति आएगा, वो दिल्ली सल्तनत पर एक और नए वंश की स्थापना कर देगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, हमारा सैयद वंश। तो ये सब जानने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक कहानी बताना चाहता हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि तुर्कों के अंतर्गत ही क्या होता है कि एक तैमूर लंग नाम का व्यक्ति होता है, सुजाउद्दीन तैमूर। वो क्या करता है, 1398 ईस्वी के आसपास, जब उस समय क्या होता है, दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन चल रहा होता है, तो वो क्या करता है, दिल्ली सल्तनत पर अटैक करता है। अब जब वो दिल्ली सल्तनत पर अटैक करता है तो क्या करता है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा मारकाट फैलाता है, दिल्ली से बहुत सारा धन लूटता है और बहुत सारा धन लूटने के बाद में मध्य एशिया में क्या हो जाता है, ट्रांस ऑक्सियाना वाला जो क्षेत्र है वहां पर चला जाता है। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि आपसे सीधे सीधे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत पर जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था तो उस समय जो शासन था वो दिल्ली सल्तनत में कौन से वंश का चल रहा था। तो 1398 के आसपास जो शासन था वो तुगलक वंश का चल रहा था और उस समय जो शासन की बागडोर संभाल रहे थे वो तुगलक वंश के अंतिम शासक महमूद शाह संभाल रहे थे। तो अब होता क्या है, 1398 में जब तैमूर लंग का आक्रमण होता है तो क्या होता है, इससे पहले की अगर बात करें तुगलक वंश में, तो जो फिरोज शाह तुगलक हुआ करता था उसने क्या करा था। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करता है कि जो लाहौर वाला प्रांत है या फिर मुल्तान वाला प्रांत है या फिर सिंध के आसपास जो दीपालपुर का प्रांत हुआ करता था, तो वहां पर सूबेदार नियुक्त कर देता था। तो उन्हीं में से क्या करता है, फिरोज शाह तुगलक एक व्यक्ति है जिसका नाम है खिज्र खां। तो खिज्र खां के लिए क्या करता है, वो
मुल्तान का सूबेदार नियुक्त कर देता है। वर्तमान में जो मुल्तान की स्थिति की बात करें तो वो हमारी कहाँ पर पड़ती है, पाकिस्तान में पड़ती है। तो वो क्या करता है, मुल्तान का सूबेदार नियुक्त कर देता है खिज्र खां के लिए। जब तैमूरलंग भारत पे आक्रमण करता है 1398 ईस्वी में, तो वो साथ किसका देता है, तो वो साथ देता है किसका, खिज्र खां साथ देता है तैमूरलंग का। इसका मतलब जो खिज्र खां है मुल्तान का सूबेदार, वो अपने शासक का साथ न देकर किसी दूसरे जो बाहर से व्यक्ति आक्रमण कर रहा है उसका क्या देता है, साथ देता है। और जब उसका साथ देगा तो सीधी सी बात है, आगे जाके जब तैमूरलंग है वो क्या करेगा, और जब तुगलक वंश का अंत होगा तो उसके लिए गद्दी पर बैठाल देगा। तो आगे क्या होता है, जब तैमूरलंग भारत से जा रहा होता है तो वो मुल्तान के साथ में लाहौर, और लाहौर के साथ में सिंध वाला जो क्षेत्र था उसके लिए बोलते थे दीपालपुर। तो इन तीनों का जो सूबेदार है या फिर गवर्नर है वो किसके लिए नियुक्त करके चला जाता है, खिज्र खां के लिए नियुक्त करके चला जाता है। आगे क्या होता है, 1412 ईस्वी में जब महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है तो ये जो खिज्र खां है वो स्वयं के लिए क्या कर लेता है, एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। और यहीं से हमारे जो वंश की स्टार्टिंग हो जाती है वो किसकी हो जाती है, सैयद वंश की। तो सैयद वंश का जो संस्थापक है, फाउंडर है, वो कौन हो जाएगा, तो सैयद वंश का संस्थापक हो जाएगा खिज्र खां। आपसे पूछ ले कि खिज्र खां पहले कौन था तुगलक वंश में, तो ये तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मुल्तान में नियुक्त किया गया सूबेदार था। अब क्या होता है कि ये जो गद्दी पर बैठा है वो गद्दी पर बैठाने का इसके लिए कार्य किसने किया है, तैमूरलंग ने किया है। तो ये क्या करता है, जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो कोई सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। अभी तक जितने शासक है वो अपने आप के लिए सुल्तान कहते हैं, लेकिन ये अपने आप के लिए सुल्तान नहीं कहता है। और जब ये सुल्तान नहीं कहता है तो फिर क्या कहता है, तो ये अपने लिए एक और उपाधि लेता है, उस उपाधि का नाम होता है रैयत ए आला। अभी तक ये उपाधि किसी ने नहीं ली है। आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा शासक था जिसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी, तो आप लोगों का उत्तर आएगा खिज्र खां। सुल्तान की उपाधि के लिए छोड़कर वो रैयत आला की उपाधि के लिए धारण करता है। साथ में क्या करता है, उसके लिए लगता है कि ये जो शासन की बागडोर है वो उसके लिए किसने दिलाई है, तैमूरलंग ने दिलवाई है। तो इसीलिए वो क्या करता है कि तैमूरलंग का जो पुत्र होता है शाहरुख खान, तो क्या करता है कि शाहरुख के नाम का क्या करता है, अपने राज्य में खुतबा पढ़वाता है। मुस्लिम लोगों में खुतबा पढ़वाया जाता है तो वो शाहरुख के नाम का खुतबा पढ़वाता है। साथ में क्या होता है, जो राज्य की इनकम होती है इसमें से कुछ टैक्स किसके लिए लगातार भेजता रहता है, शाहरुख के लिए भेजता रहता है। इसका मतलब हम लोग ये आसानी से समझ सकते हैं कि जो खिज्र खां है वो कहीं ना कहीं ये जो तैमूरलंग है इसके गुलाम के रूप में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। अब क्या होती है कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी मृत्यु के बाद में इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है जिसका नाम क्या होगा, मुबारक शाह। तो सैयद वंश का सबसे जो हम लोग कह सकते हैं महान शासक रहने वाला है वो कौन रहने वाला है, मुबारक शाह। तो एक बार हम लोग संस्थापक की बात कर ले रहे हैं, फिर आगे मुबारक शाह के बारे में कहानी के तौर पर पढ़ेंगे। तो सैयद वंश की अगर बात करें तो इसमें फाउंडर की अगर हम लोग बात कर लें, संस्थापक की, संस्थापक, तो इसका जो संस्थापक है वो कौन है, खिज्र खां। फाउंडर कौन है, सैयद वंश का खिज्र खां इसका संस्थापक है। और ये पहले क्या था, तो ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम में मुल्तान का सूबेदार हुआ करता था। मुल्तान का सूबेदार हुआ करता था। मुल्तान की बात करें तो ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। इसी के टाइम में क्या होता है कि जो महमूद शाह है, इसी के टाइम में दिल्ली पर पहली बार तैमूरलंग का आक्रमण होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली पर तैमूरलंग का आक्रमण कब हुआ था, तो यहीं पर पॉइंट नोट करा के लिखा दे रहे हैं कि तैमूरलंग का जो आक्रमण हुआ था दिल्ली सल्तनत पर, तैमूरलंग का आक्रमण, तैमूरलंग का जो आक्रमण हुआ था दिल्ली सल्तनत पर वो कब हुआ है, 1398 ईस्वी में। और उस समय जो शासन था वो किसका था, तुगलक वंश का, तुगलक डायनेस्टी का उस समय शासन चल रहा था। और उस समय जो शासन की बागडोर है वो किसके हाथ में थी, महमूद शाह की। लेकिन ये जो खिज्र खां नाम का व्यक्ति है वो साथ किसका देता है, तैमूरलंग का। तो इसीलिए तैमूरलंग क्या करता है, जब भारत से धन लूट कर जाता है तो वो किसके लिए, एक खिज्र खां के लिए 3 जगह का सूबेदार नियुक्त करके चले जाता है। और वो 3 जगह कौन कौन सी थी, एक तो मुल्तान थी ऑलरेडी, इसके अलावा कौन सा, लाहौर, और फिर तीसरा वाला कौन सा, दीपालपुर। तो ये जो तैमूरलंग है वो इसके लिए क्या करता है, खिज्र खां को, खिज्र खां को, खिज्र खां को 3 जगह का
3 जगह कहाँ कहाँ थी? पहली अगर जगह की बात करें तो मुल्तान तो ऑलरेडी ऐसा का ऐसा ही था। मुल्तान के साथ में दूसरा क्या था? लाहौर। और लाहौर के अलावा तीसरा दीपालपुर। दीपालपुर, ये वही वाला दीपालपुर है जहाँ का गयासुद्दीन तुगलक सूबेदार हुआ करता था। तो इनका क्या कर देता है? सूबेदार नियुक्त करके चला जाता है। सूबेदार नियुक्त करके चला जाता है। अब आगे जब महमूद शाह की मृत्यु हो जाएगी तो जो शासन की बागडोर है वो कौन संभालेंगे? खिज्र खां संभालेंगे। तो जब ये शासन की बागडोर संभालते हैं तो ये क्या करते हैं? कोई सुल्तान वुल्तान की उपाधि धारण नहीं करते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करते हैं। जैसे अभी तक जो राजा हैं वो शासक बने हैं, वो सुल्तान की उपाधि धारण कर रहे हैं, लेकिन ये कोई सुल्तान की उपाधि धारण नहीं कर रहा है, बल्कि एक और नए पद का सृजन कर रहा है, एक नई उपाधि ले रहा है। वो उपाधि कौन सी हो जाएगी? रैयत आला। आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि जो खिज्र खां है गद्दी पर बैठता है तो कौन सी उपाधि धारण करता है? तो रैयत आला की उपाधि धारण करता है। उपाधि कौन सी हो जाएगी? रैयत ए आला की उपाधि धारण करता है। अब रैयत आला की उपाधि धारण करता है, इसके साथ में क्या होता है? अपने राज्य में, ठीक है, शाहरुख के नाम का खुतबा पढ़वाता है। और शाहरुख के लिए क्या करता है? प्रतिवर्ष वेतन के रूप में या फिर राज्य की आय के रूप में कुछ हिस्सा देता रहता है। तो गद्दी पर बैठने के बाद में क्या है, यहीं पर नोट कर ले रहे हैं कि शाहरुख के नाम का खुतबा। शाहरुख के नाम का खुतबा पढ़वाता। अभी आप लोग कहेंगे शाहरुख कौन है? तैमूर लंग का पुत्र है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये सारी जो जानकारी थी वो खिज्र खां के बारे में थी कि पहले ये मुल्तान का सूबेदार हुआ करता था, खिज्र खां का साथ दिया तो खिज्र खां ने इसके लिए मुल्तान, लाहौर और फिर दीपालपुर का सूबेदार बना दिया। दीपालपुर जगह कहाँ पर पड़ती है? तो दीपालपुर पड़ती थी सिंध वाले क्षेत्र में, जहाँ का गयासुद्दीन तुगलक सूबेदार हुआ करता था। जब ये गद्दी पर बैठता है तो क्या करता है? स्वयं के लिए सुल्तान घोषित नहीं करता है, बल्कि एक और नई उपाधि लेता है। वो उपाधि कौन सी है? रैयत आला की उपाधि। इसके बाद में क्या करता है? इसके बाद में ये शाहरुख के नाम का खुतबा पढ़वाता है। शाहरुख कौन है? तैमूर लंग का पुत्र है। और साथ में क्या करता है ये? और साथ में ये रैयत आला की उपाधि धारण करता है। ठीक है, तो ये जो बातें थी वो किसके बारे में थी? खिज्र खां के बारे में। अब अगला जो शासक रहने वाला है ये जो सैयद वंश है, इसमें कौन सा आएगा? हमारा मुबारक शाह। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है, दूसरे नंबर का जो रूलर है वो कौन हो जाएगा? मुबारक शाह। तो यहीं पर नोट कर ले रहे हैं मुबारक शाह। नंबर 2 मुबारक शाह। अब अगर आपसे बात कर ली जाए मुबारक शाह की, तो मैंने आपके लिए बताया जो खिज्र खां है वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र रूप से शासन नहीं संभाल रहा था, और जो शासन की बागडोर है वो ऊपर समझ रहा था कि जो शाहरुख है उसके नाम से शासन चल रहा था। लेकिन जैसे ही इसका पुत्र ये मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है तो सबसे पहले वो यही काम बंद करता है कि जो शाहरुख के नाम का खुतबा पढ़वाया जा रहा था उसके लिए बंद करता है, और अपने राज्य में अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। इसका मतलब अपने नाम का वो, ये जो मुबारक शाह है इसके नाम का, अपने नाम का खुतबा पढ़वाएगा। इसके साथ में क्या करता है कि इसके जो पिता खिज्र खां थे वो शाहरुख के लिए क्या दे रहे थे? धन दे रहे थे। तो वो ये धन देना क्या कर देता है? बंद कर दे रहा है। इसका मतलब सैयद वंश में जो सबसे महान शासक रहने वाला है वो कौन रहने वाला है? मुबारक शाह। तो गद्दी पर बैठने के बाद में ये सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले कि जो शाहरुख के नाम का खुतबा है इसके लिए बंद करा देगा। शाहरुख नाम के खुतबे को, शाहरुख नाम के खुतबे को समाप्त करा देगा। अब जब शाहरुख के खुतबे को समाप्त करेगा तो फिर कौन सा खुतबा पढ़वाएगा? अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। ठीक है, अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। आगे अगर और पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? सबसे योग्य शासक।
इस वंश का सबसे योग्य शासक कौन रहने वाला है? यही मुबारक शाह। अब ये क्या करता है, इसके बारे में अगर आपसे और बात की जाए तो इसके दरबार में एक वजीर हुआ करता था जिसका नाम था सरवर उल मुल्क। अब ये क्या करता है, सरवर उल मुल्क, ये जो वजीर है वो क्या करता है, एक व्यक्ति और होता है इसके दरबार में जिसका नाम है सिद्धपाल। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद में क्या है कि जो मुबारक शाह है इनके लिए मुबारक कर देते हैं, मतलब इनकी हत्या करवा देते हैं। इनकी जब हत्या कर देते हैं तो एक और नया शासक आ जाएगा और शासक का नाम क्या होगा, मोहम्मद शाह। तो अभी आपके लिए बस ये ध्यान रखना है कि इनका जो वजीर हुआ करता था उसका नाम क्या था, सरवर और मुल्क, और वो सिद्धपाल नामक व्यक्ति की सहायता से इनकी हत्या करा देता है। और अगला जो शासक है वो कौन आ जाएगा, मोहम्मद शाह। इससे पहले क्या होता है, ये जो मुबारक शाह है इसके दरबार में एक लेखक हुआ करते थे जिनका नाम था याहिया बिन सरहिंदी। काफ़ी ज़्यादा फेमस शासक हैं, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तारीख़ मुबारक शाही। तो तारीख़ जो मुबारक शाही पुस्तक लिखी है, इसमें मुबारक शाह का जो शासन हुआ करता था इसके बारे में इन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन किया है। आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत में शासक रहा है जिसके लिए याहिया बिन सरहिंदी का संरक्षण प्राप्त था। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है, आपका उत्तर रहने वाला है मुबारक शाह। ठीक है, पुस्तक कौन सी लिखी है, तो तारीख़ मुबारक शाही, मतलब मुबारक शाह की इनने क्या करी है, तारीफ करी है, इसमें मुबारक शाह के कार्यों का वर्णन किया है। तो लेखक की बात कर लें कि इसके दरबार में जो लेखक हुआ करते थे इनका नाम क्या था, इनका नाम था याहिया बिन सरहिंदी। याहिया बिन सरहिंदी। याहिया बिन सरहिंदी ने किताब कौन सी लिखी है, तो इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है वो लिखी गई है तारीख ए मुबारक शाही। मुबारक शाह के दरबार में रहते थे तो जो किताब है वो भी किसके ऊपर लिखेंगे, इन्हीं के ऊपर लिखेंगे, तारीख ए मुबारक शाही। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों से एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, इसके लिए इम्पोर्टेंट लिख ले रहे हैं। साथ में ये क्या करता है कि आपके लिए पता है कि उस समय दिल्ली के आसपास ये लोग शासन संभाला करते थे। तो दिल्ली के आसपास ही ये क्या करता है, यमुना नदी के किनारे एक नगर की स्थापना करता है और वो नगर भी किसके नाम पे बसाता है, अपने नाम पे। मुबारक नाम है तो ये जो नगर है वो कौन सा बसा देगा, मुबारकाबाद। तो आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली में यमुना नदी के किनारे, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नगर, मुबारकाबाद नगर की स्थापना, नगर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो भैया ये किसके द्वारा की जाती है, मुबारक शाह के द्वारा की जाती है। ठीक है, साथ में क्या करता है ये, जब शासन संभालता है तो अपने नाम के राज्य में क्या करवाता है, सिक्के चलवाता है, मतलब सिक्कों पर क्या लिखा हुआ होता है, मुबारक शाह। जबकि इसका जो पिता था वो तुगलक वंश के सिक्के चलवाता है, तुगलक नाम के, लेकिन ये क्या करता है अपने राज्य में, ठीक है, मुबारक शाह नाम से सिक्के जारी करवाता है। मुबारक शाह नाम से सिक्के चलवाता है, सिक्के चलवाता है। आगे अगर इसकी मृत्यु की बात कर ले कि इसकी मृत्यु कैसे करके होती है, तो इसकी जो मृत्यु है वो इसके वजीर सरवर उल मुल्क, सरवर उल मुल्क सिद्धपाल नामक व्यक्ति की सहायता से कर देता है, सिद्धपाल नामक व्यक्ति की सहायता से कर देता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो मुबारक शाह है इनके जो चैप्टर है वो क्या होता है, हमारा दी एंड हो जाता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इनके बाद में अगला जो शासक आने वाला है सैयद वंश पे, वो कौन आएगा, मोहम्मद शाह। तो तीसरे वाले अगर रूलर की हम लोग बात करें तो अगला रहने वाला है मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। अब देखो होता क्या है,
कि जो मोहम्मद शाह है, अभी ये अयोग्य शासक आने चालू हो रहे हैं। सैयद वंश में अभी तक जो खिज्र खां है वो तो ऑलरेडी अयोग्य ही था, क्योंकि किसी दूसरे के नाम से शासन चला रहा था। अब जो कौन आया था, मुबारक साहब, वो एक योग्य शासक था। लेकिन इसकी क्या हो जाती है, हत्या करा दी जाती है, क्योंकि इसके लोग यहाँ से क्या है, वजीर हैं, वो लोग इससे खुश नहीं है, तो सीधी सी बात है हत्या करा देंगे। तो हत्या कराने के बाद में क्या होता है कि जो सरवर उल मुल्क है वो अगला शासक किसके लिए बनाता है, मोहम्मद शाह के लिए। ये उसका करीबी होता है, या फिर मुबारक शाह का कह सकते हैं दत्तक पुत्र। मुबारक शाह का दत्तक पुत्र मतलब उसके भाई जो फरीद खां था, मुबारक शाह का एक भाई हुआ करता था फरीद खां, तो उसके पुत्र के लिए गोद ले लेता है। इसका मतलब इसका जो भतीजा था वही क्या होता है, आगे शासन संभालता है। अब सरवर उल मुल्क क्या है, एक खतरनाक व्यक्ति है। अब जब खतरनाक व्यक्ति है, अब वो क्या कर रहा है, मोहम्मद शाह के लिए गद्दी पर बैठाल रहा है। तो गद्दी पर बैठालने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद शाह के लिए ये डर रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो आगे चलकर ये हमें भी क्या उतार दे, मौत के घाट उतार दे। तो इसलिए क्या होता है, प्रसन्न होकर, इसलिए ये प्रसन्न होकर कि सरवर और मुल्क इससे क्या रहे, प्रसन्न रहे, तो प्रसन्न होकर उसके लिए एक उपाधि प्रदान कर देता है। और वो उपाधि कौन सी प्रदान करता है, खाने जहां की उपाधि। तो जैसे ये गद्दी पर बैठता है तो ये क्या करता है, सरवर उल मुल्क के लिए, सरवर उल मुल्क के लिए, सरवर उल मुल्क के लिए उपाधि प्रदान करता है, कौन सी, खाने जहां। खाने जहां की उपाधि प्रोवाइड कराता है। अब खाने जहां की जब इनके लिए उपाधि मिल गई है, इसका मतलब ये तो फूले नहीं समा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। अब इनके शासन में एक व्यक्ति और रहता था जिसका नाम था कमाल। ठीक है, कमाल उल मुल्क नाम का व्यक्ति था। अब वो भी क्या कर रहा है, सरवर उल मुल्क की हत्या की योजना बना रहा है। वो भी सोच रहा है कि अब मुझे किसके लिए टपकाना है, सरवर उल मुल्क के लिए टपकाना है। लेकिन इसी दौरान जब ये बात चलती है तो ये बात किसके लिए पता चल जाती है, मोहम्मद शाह के लिए पता चल जाती है। अब मोहम्मद शाह तो ऑलरेडी अपने रास्ते से किसके लिए हटाना चाह रहे थे, सरवर उल मुल्क के लिए। तो वो क्या करते हैं कि जो मोहम्मद शाह है वो कमाल उल मुल्क का साथ देते हैं, और वो क्या करते हैं, धोखे से इसके लिए सरवर उल मुल्क के लिए बुलाते हैं। अब सरवर उल मुल्क जा रहा है कि अरे राजा हमारे लिए बुला रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कोई और कुछ सम्मान देंगे। तो जैसे ही उसके लिए बुलाते हैं तो कमाल खान नाम का, कमाल उल मुल्क नाम का जो व्यक्ति है वो सरवर उल मुल्क की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। इसका मतलब यहाँ से जो इनका वजीर था सरवर उल मुल्क मुबारक शाह का, उसका चैप्टर भी क्या हो जाता है, द एंड हो जाता है। आगे अगर बात करें, इसकी जो हत्या है, इसकी जो हत्या है वो किसके द्वारा कर दी जाती है, इसकी जो हत्या है वो कमाल उल मुल्क के द्वारा कर दी जाती है। कमाल उल मुल्क के द्वारा कर दी जाती है। आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर ये होता है कि इसी के टाइम में क्या है कि जो मालवा का शासक है, ठीक है, मालवा राज्य का जो शासक है वो क्या करता है, अटैक करने के लिए आता है दिल्ली सल्तनत पर। अब दिल्ली सल्तनत पर जब अटैक करने के लिए आता है तो वो मदद मांगते हैं, और मदद किससे मांगते हैं, बहलोल लोदी नाम के व्यक्ति से। आगे चलकर यही बहलोल लोदी क्या करेगा, लोदी वंश की स्थापना कर देगा। तो जब ये बहलोल लोदी से सहायता मांगने के लिए आता है तो बहलोल लोदी इसकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं, और मालवा के शासक के लिए दूर के लिए भगा देते हैं, मतलब पराजित कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो बहलोल लोदी है इसके लिए अपना पुत्र समझते हैं और उपाधि दे देते हैं। कौन सी उपाधि दे देते हैं, खाने खाना की उपाधि प्रदान कर देते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बहलोल लोदी के लिए, बहलोल लोदी के लिए ये जो मोहम्मद शाह है वो काय की उपाधि देता है, तो बहलोल लोदी के लिए खाने खाना की, खान ए खाना की उपाधि दे देता है। क्यों देता है, क्योंकि वो मालवा के शासक के लिए पराजित कर देता है। और साथ में ये जो मोहम्मद शाह है वो बहलोल लोदी के लिए क्या समझता है, अपने पुत्र की तरह समझता है। आगे चल के क्या होता है, जब मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है तो इनकी मृत्यु के बाद में इनका पुत्र गद्दी पर बैठता है, जो कि उस समय बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। जब उसके लिए पता लगता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई तो वो सीधे बदायूं से कहाँ चला आता है, दिल्ली चला आता है, और उसका नाम क्या है, अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। अब ये क्या है
ये जो सैयद वंश है इस वंश का अंतिम शासक रहने वाला है। अब ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा अयोग्य शासक है। अयोग्य शासक है, इसके कारण क्या होता है कि ये पुनः कहाँ पे भाग जाता है, बदायूं भाग जाता है। बदायूं भाग जाता है, ठीक है। तो बदायूं भाग जाता है तो इसका मतलब ये है कि बदायूं भागने के बाद में अब जो शासन की बागडोर है वो किसके हाथ में आ जाएगी, बहलोल लोदी के हाथ में। तो बहलोल लोदी क्या करता है कि जब दिल्ली साम्राज्य पे शासन कर रहा होता है, दिल्ली सल्तनत पर, तो वो क्या करता है, गद्दी पर बैठते हुए किसका नाम चला रहा होता है, इनके जो पूर्वज हैं मोहम्मद शाह का नाम चला रहा होता है, ठीक है। तो वो संदेश भिजवाता है इसके लिए, इसके पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह के लिए, बहलोल लोदी, कि आपके पिताजी ने मुझे अपना पुत्र समझा था, इसीलिए मैं उनके पुत्र की भूमिका अदा कर रहा हूं और दिल्ली सल्तनत की रक्षा करते हुए उन्हीं के नाम से शासन चलाऊंगा, या फिर तुम्हारे नाम से मैं शासन के लिए चलाऊंगा। तो इससे जो अलाउद्दीन आलम शाह है वो क्या जवाब देता है कि आपने मेरे पिता को अपने पिता के समान समझा है, इसका मतलब मैं आपका भाई हुआ। तो भाई होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं बदायूं में ही सूबेदार बन के बहुत अच्छा हूँ, वहाँ पे अच्छा खासा काम कर सकता हूँ। आप क्या करिए, दिल्ली सल्तनत पर शासन कीजिए और दिल्ली के लिए सुदृढ़ बना दिए। इसका मतलब ये है कि अब जो बहलोल लोदी है वो एक नए वंश की स्थापना कर देगा और वो वंश क्या कहलाएगा, हमारा लोदी वंश। तो अलाउद्दीन आलम शाह की बात करें तो ये कहाँ का सूबेदार था, बदायूं का सूबेदार, बदायूं का सूबेदार था और सैयद वंश का अंतिम शासक था, सैयद वंश का अंतिम शासक था। ये जो दिल्ली सल्तनत की बागडोर है वो किसके लिए देकर चला जाता है, बहलोल लोदी के लिए देकर चला जाता है। अब यहाँ से एक नए राजवंश की स्थापना हो जाएगी और वो राजवंश हमारा क्या कहलाएगा, लोदी वंश। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, लोदी वंश। लोदी वंश, लोदी वंश की अगर बात करें तो अभी मैंने आपके लिए बताया था कि जो सैयद वंश का टाइम पीरियड था वो हमारा कितना था, सैयद वंश का जो टाइम था वो हमारा 1420 से लेके 1414 से लेके 1451 तक का जो टाइम पीरियड था वो लोदी वंश का, सैयद वंश का था। इसके बाद में अब 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो लोदी वंश का रहने वाला है। तो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो लोदी वंश का रहने वाला है। तो लोदी वंश में अभी मैंने आपके लिए बता दिया कि लोदी वंश की जो नींव है वो किसके द्वारा रखी जाती है, अफगानी शासक बहलोल लोदी के द्वारा रखी जाती है। अब आपसे कहा जाए कि ये कौन हुआ करते थे, अफगानी कौन हुआ करते थे, ठीक है। तो अफगानिस्तान से ये भारत में व्यापार करने के लिए आते थे, लेकिन ये सेनापति के रूप में, यहाँ के शासकों के रूप में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने, सेनापति के रूप में कार्य करने लगे। और आगे चलते चलते जब वर्चस्व इन वंशों का समाप्त हुआ तो ये स्वतंत्र अपने राज्य की स्थापना कर देते हैं। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश की बात करें तो प्रथम अफगान वंश हमारा कौन सा हो जाएगा, लोदी वंश। प्रथम अफगान वंश, आप लोगों से पूछ लिया जाए दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश कौन सा था, तो आप लोगों का उत्तर आएगा लोदी वंश। अब लोदी वंश के अगर फाउंडर की बात करें, संस्थापक की बात करें, तो आप लोगों का उत्तर क्या आएगा, अभी मैंने जस्ट बताया है कि लोदी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, बहलोल लोदी। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक इसका कौन था, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस यही जानकारी है कि जब ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर बैठने के बाद में ये अपने नाम के सिक्के चलाता है, इसका मतलब बहलोल नाम के सिक्के चलाता है। बहलोली नाम के, बहलोली नाम के सिक्के के लिए चलाता है। साथ में क्या करता है कि अब इसका जो अगला अभियान रहने वाला है वो कहाँ के विरुद्ध रहने वाला है, जौनपुर के विरुद्ध में। तो जौनपुर में उस समय जो शासन चल रहा था वो सरकी वंश का चल रहा था। तो सरकी वंश में उस समय शासक हुआ करते थे
सरकी वंश में जिनका नाम था हुसैन शाह, तो उनके लिए ये बहलोल लोदी क्या करता है, पराजित करता है। और पराजित करने के बाद में क्या होता है, इनका जो पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था बारबक शाह, तो बारबक शाह के लिए क्या करते हैं, जौनपुर का सूबेदार या फिर गद्दी दे देते हैं। तो जौनपुर के जो हुसैन शाह है इनके लिए पराजित करता है, और इसकी जो गद्दी है वो किसके लिए दे देते हैं, अपने पुत्र बारबक शाह के लिए दे देता है। बारबक शाह के लिए वहाँ की जो गद्दी है वो प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, जौनपुर की जो गद्दी है वो किसके लिए प्रोवाइड करा देता है, अपने पुत्र बारबक शाह के लिए प्रोवाइड करा देता है। जौनपुर के जो सरकी वंश है इनके लिए क्या करता है, पराजित करता है। बहलोल लोदी इनके लिए पराजित करता है। इसके बाद में इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है और इसके पुत्र का नाम क्या है, सिकंदर लोदी। तो आगे हम लोगों के लिए पढ़ना है किसके बारे में, सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी। अगर आप लोगों से बात की जाए सिकंदर लोदी की, तो सिकंदर लोदी क्या है, इतिहास में कुछ कई ऐसी घटनाएं हैं जिनके लिए फेमस रहने वाला है। तो सबसे पहले ये क्या करता है कि जो मुसलमान लोग हुआ करते थे वो क्या करते हैं, मस्जिदों में जाते हैं या फिर क्या है ताजियाँ उठाते हैं। तो वो क्या करता है, मुस्लिम जो औरतें होती हैं या फिर मुसलमान लोग होते हैं इनके लिए क्या करता है, ताजिया हो गए या फिर मस्जिद हो गए, इनमें जाने से क्या कर देता है, बैन कर देता है। इसका मतलब ये मुस्लिमों का क्या फेवरेट नहीं रहने वाला है। साथ में क्या करता है कि जो हिंदू लोग होते हैं तो इनके मंदिरों के लिए तोड़ता है। मंदिर तोड़ने के बाद में इनकी जो मूर्तियां निकलती हैं तो मूर्तियों से क्या करता है, बाट बनाता है, और बाटों का प्रयोग कहाँ पे करता है, मांस तौलने के लिए करता है। इसका मतलब ना तो ये हिंदुओं का फेवरेट है ना ही मुस्लिमों का फेवरेट है, बल्कि ये क्या है, इंसानियत के मतलब धर्म के नाम पर नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी व्यतीत करने वाला है। धर्म के नाम पर ये कोई उपासक नहीं है। साथ में ये क्या करता है कि 1504 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में आगरा शहर की स्थापना करता है, और 2 वर्ष के बाद में क्या है, 1506 ईस्वी में दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर देता है, आगरा में स्थानांतरित कर देता है। साथ में ये क्या होता है, भूमि मापन के लिए एक नई पद्धति का आविष्कार करता है जिसका नाम क्या है, गजे सिकंदरी। ठीक है, जैसे आज के टाइम में मीटर पैमाना होता है ऐसे ये अपने नाम का पैमाना भूमि मापन के लिए प्रयोग में लाता है जिसका नाम क्या है, गजे सिकंदरी, जिसमें एक गजे सिकंदरी में 30 इंच हुआ करते थे। इसके साथ साथ क्या था, ये अपने दरबार में कविताएं लिखने का बड़े शौकीन था। गुलरुखी नाम से ये कविताएं लिखा करता था अपने राज्य में। साथ में क्या था, संगीत में ये बहुत ज़्यादा निपुण था। संगीत के लिए इसने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है लिज्जते सिकंदरी। तो इसकी ये क्या है, विशेषताएं हैं। इसके साथ में क्या है, ये इसका जो भाई होता है बारबक शाह, इसके लिए क्या करता है, जौनपुर से पराजित करता है और जौनपुर के लिए दिल्ली सल्तनत में ही मिला लेता है। तो अगर सिकंदर लोदी की आप लोगों से बात की जाए, सबसे पहला जो पॉइंट है इसके बारे में वो क्या हो जाएगा कि ये भूमि मापन के लिए काय का प्रयोग करता है, गजे सिकंदरी पैमाने का प्रयोग करता है। गजे सिकंदरी, जैसे आज हम लोग मीटर पैमाने का प्रयोग कर रहे हैं ऐसे ये गजे सिकंदरी का प्रयोग किया करते थे। और एक गजे सिकंदरी में कितने इंच हुआ करते थे, तो 30 इंच हुआ करते थे। आगे अगर बात करें आपसे, तो मैंने आप लोगों के लिए बताया कि ताजिए पर रोक लगा देता है, साथ में मंदिरों के लिए तोड़वा देता है। तो अगला पॉइंट यही नोट कर ले रहे हैं इससे रिलेटेड कि ताजिया, मुस्लिम लोगों के लिए ताजिया या फिर मस्जिदें, इन पर क्या कर देता है, मुस्लिम लोगों के लिए रोक लगा देता है। साथ में हिंदुओं के मंदिरों के लिए तोड़ता है, और मंदिरों को तोड़ने के बाद में यहाँ से जो मूर्तियां मिलती हैं और मूर्तियों के लिए क्या करता है, मांस तुलवाने के काम में प्रयोग में ले लेता है। कविताएं लिखने का बड़ा शौकीन था, तो कविताएं लिखने का शौकीन था तो किसी ना किसी नाम से कविताएं लिखता होगा, तो ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। ये जो कविताएं थी वो गुलरुखी नाम से प्रकाशित होती थी। गुलरुखी नाम से कविताएं इसकी प्रकाशित होती थी। और इतिहास में इसके लिए हम किस के लिए जानते हैं, सिकंदर लोदी के लिए आगे हम इसके लिए जानते हैं काय के नाम से। ये क्या करता है, 1504 ईस्वी में
आगरा शहर की स्थापना करता है। आगरा कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ताजमहल कहाँ पे स्थित है? आगरा में। तो 1504 में ये आगरा की स्थापना करता है और 1506 ईस्वी में ये आगरा के लिए क्या करता है? अपनी राजधानी बना लेता है। इसका मतलब दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी दिल्ली है वो अब 1506 ईस्वी में कहाँ पे स्थानांतरित होने वाली है? तो वो होने वाली है हमारी आगरा में। आगे अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट ये हो जाएगा, ये संगीत लिखने का बड़ा शौक, संगीत का बड़ा शौकीन था। तो संगीत की इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या था? लिज्जत ए सिकंदरी। तो लिज्जत ए सिकंदरी का मतलब क्या है? संगीत की किताब। ठीक है, इसमें संगीत के बारे में लिखा है। तो संगीत के बारे में किसमें लिखा है? लिज्जत ए सिकंदरी में लिखा है। इसकी मृत्यु के बाद में क्या है कि इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है और उस पुत्र का नाम क्या होगा? इब्राहिम लोदी। तो अब हम लोगों के लिए जो पढ़ना है वो कौन पढ़ना है? इब्राहिम लोदी। लास्ट रूरल जो इसका रहने वाला है वो इब्राहिम लोदी रहेगा। गलती से वहां पे लोधी लिख गया है तो उसके लिए हम लोग एक बार करेक्शन करके लोधी लिख लेंगे। ठीक है, लोधी हो गया है तो इसके लिए लोधी कर ले रहे हैं, सही, लोधी। अब क्या होता है कि इब्राहिम लोदी जब गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर बैठने के बाद में क्या करता है? ये राणा सांगा के साथ में युद्ध करता है और इतिहास में उस युद्ध के लिए मानते हैं खतौली के नाम से युद्ध से। ठीक है, 1517-18 के ईस्वी के आसपास ये क्या होता है? गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठने के बाद में राजस्थान में राणा सांगा शासन कर रहे थे, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खतौली का युद्ध होता है और इस युद्ध में क्या होता है? जो राणा सांगा है वो इब्राहिम लोदी के लिए पराजित कर देते हैं। ऐसा भी माना जाता है, इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध में क्या होते हैं कि जो राणा सांगा है वो अपना बायां हाथ गवा देते हैं, लेकिन फिर भी जीत किसकी होती है? जीत इसमें राणा सांगा की होती है। तो इसके बारे में जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट हो जाएगा खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध भैया कब हुआ था? तो 1517-18 ईस्वी में ये हुआ था। किस किस के साथ में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख रहे हैं तो कौन थे? एक तरफ इब्राहिम लोदी थे, दूसरी ओर राणा सांगा, राणा सांगा थे। लेकिन अगर विक्ट्री की बात करें तो इस युद्ध में जो विजय है वो किसकी हो जाती है? राणा सांगा की विक्ट्री हो जाती है। बाकी इब्राहिम लोदी इस युद्ध में क्या होते हैं? पराजित होते हैं। अब इब्राहिम लोदी के शासनकाल में क्या होता है? इनके चाचा हुआ करते थे जिनका नाम था दौलत खां लोदी, और थे आलम खां लोदी, मतलब इनके जो रिश्तेदार हुआ करते थे। साथ में क्या उधर राजस्थान में ये जो राणा सांगा है, ये सारे लोग क्या थे? इनसे असंतुष्ट थे। तो असंतुष्ट होने के बाद में ये क्या करते हैं कि जो राणा सांगा है वो स्पेशली निमंत्रण देता है किसके लिए? बाबर के लिए, कि भारत पे आओ और भारत पे क्या करो? आक्रमण करो। तो क्या करता है? बाबर भारत आता है और अपना जो पहला अभियान है वो किसके खिलाफ छेड़ देगा? इब्राहिम लोदी के खिलाफ छेड़ देगा। और जब इसमें युद्ध होगा तो इतिहास में हम इस युद्ध के लिए जानेंगे काय के नाम से? पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब होने वाला है? 1526 ईस्वी में। तो 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को, 1526 ईस्वी को क्या होता है? बाबर दिल्ली पर आक्रमण करता है और पानीपत नामक स्थान पर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। बाबर इसमें क्या करता है? तुगलमा नीति का उपयोग करता है। आगे चल के हम बताएंगे जब बाबर पढ़ाएंगे तो उस समय की तुगलमा नीति क्या होती है। साथ में क्या होता है? पहली बार इस युद्ध में वो तोप खाने का प्रयोग करता है और इसमें क्या होता है कि जो इब्राहिम लोदी है वो क्या हो जाता है? वीरगति को प्राप्त हो जाता है। अभी तक हमने जितने भी बैटल देखे इनमें अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा है कि दिल्ली सल्तनत का कोई शासक हो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ हो। इसका मतलब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत यही एकमात्र अभागा ऐसा शासक रहा है जो क्या होता है? युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। वो भी कौन से युद्ध में? तो पानीपत के युद्ध में। तो आगे अगर इसके बारे में बात की जाए तो हम लोग जो बात पॉइंट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? पानीपत का युद्ध। पानीपत का फर्स्ट बैटल, पानीपत का प्रथम युद्ध। आप लोगों के लिए ध्यान रखना है कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के लिए किस किस के मध्य हुआ था? तो इब्राहिम लोदी
इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या होता है कि जो बाबर है वो तुगलमा नीति का प्रयोग करता है। साथ में इतिहासकारों का मानना है पहली बार इस युद्ध में, ठीक है, बाबर तोप खाने का प्रयोग करता है, मतलब तोप और गोले का प्रयोग करता है। रिजल्ट इस युद्ध का ये निकलता है कि जो बाबर है वो इब्राहिम लोदी के लिए क्या कर देगा, पराजित कर देगा और स्वयं की क्या होगी, विजय होगी। तो यहीं से क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत पर जो पांचों वंश है उनका शासन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और दिल्ली में एक नए राजवंश की स्थापना हो जाएगी, जिसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, मुगल काल। मुगल काल। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किसके बारे में रहेगा, मुगल काल का। और इसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से रहने वाली है, 1526 ईस्वी में। क्योंकि 1526 ईस्वी में ये जो इब्राहिम लोदी है वो बाबर के हाथों मारा जाता है और यहीं से हमारे क्या होता है, एक नए काल की स्टार्टिंग हो जाएगी दिल्ली सल्तनत पर, जिसके लिए क्या बोलेंगे, मुगल काल। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमने पांच वंशों का अध्ययन किया था। पहला कौन सा, गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश और सबसे ज़्यादा शासन करने वाला तुगलक वंश और सबसे कम शासन करने वाला सैयद वंश और अंतिम वंश कौन था हमारा, लोदी वंश। लोदी वंश का शासक कौन था, बहलोल लोदी। अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बारे में विशेषता क्या है कि खतौली के युद्ध में इसके लिए कौन पराजित करता है, राणा सांगा पराजित करते हैं। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इसके लिए बाबर पराजित करता है। इसके बाद में क्या है, मुगल काल की स्टार्टिंग हो जाती है। तो अगली कक्षा में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो मुगल काल का रहने वाला है। तो जैसा कि हम लोगों के लिए पता है कि कोई भी अगर टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कि आपके एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, उनका समावेश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कुछ प्रश्नों के लिए मैंने लिखा है और आप लोग उनके लिए सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन सैयद प्लस लोदी वंश। तो सैयद और लोदी वंश से मिलाकर जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनके लिए हमने एकत्र करने का प्रयास किया है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इन क्वेश्चनों के लिए। पहला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो तुगलक वंश का जो फाउंडर मतलब संस्थापक था वो तो गयासुद्दीन तुगलक था, लेकिन अंतिम जो इसका शासक था वो अंतिम शासक इसका कौन था, महमूद शाह। अंतिम शासक कौन था, महमूद शाह। सबसे प्रसिद्ध शासक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शासक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम क्या था बचपन का, जौना खां। तो आप लोगों का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तुगलक वंश का अंतिम शासक था महमूद शाह। महमूद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि याहिया बिन सरहिंदी कौन था। तो मैंने आपके लिए बताया है सैयद वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक मुबारक शाह का जो दरबारी कवि हुआ करता था उसका नाम क्या था, याहिया बिन सरहिंदी। और इसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखी गई है। तो आप लोगों का जो उत्तर है वो क्या रहेगा कि याहिया बिन सरहिंदी कौन था, मुबारक शाह का दरबारी कवि। मुबारक शाह का दरबारी कवि था और इसने कौन सी पुस्तक लिखी है, तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, कौन से वंश से रिलेटेड था, तो सैयद वंश से ये रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है मित्रों कि दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। तो आप लोगों के लिए पता होगा कि जैसे ही खिज्र खां गद्दी पर बैठता है तो जैसे सारे के सारे शासक ऐसे थे जो सुल्तान की उपाधि धारण कर रहे थे, तो ये सुल्तान की उपाधि के लिए त्याग करता है और एक नई उपाधि धारण करता है जिसका नाम क्या है, रैयत ए आला। तो आप लोगों का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, खिज्र खां, सैयद वंश का संस्थापक, फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 4 आप लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि सैयद वंश के किस शासक ने
यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नगर की स्थापना की थी। तो जैसे ही इनके नाम में छुपा हुआ है मुबारकाबाद लिखा हुआ है, इसका मतलब मुबारक नाम का कोई शासक रहा होगा। और सबसे जो प्रसिद्ध शासक था सैयद वंश में वो कौन सा था, मुबारक शाह। तो वही क्या करता है, दिल्ली के आसपास यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नगर की स्थापना करता है। आप लोगों का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, मुबारक शाह। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 आपसे कह रहा है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो सैयद वंश का अंतिम जो शासक था वो अलाउद्दीन आलम शाह था। वो क्या करता है, बहलोल लोदी के हाथों में सत्ता छोड़कर अपना कहाँ भाग जाता है, बदायूं के लिए भाग जाता है और वहीं पर राज्यपाल के पद पर कार्यरत हो जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन आलम शाह। मोहम्मद शाह का ये पुत्र है आलम शाह। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश कौन था। अभी तक जितने भी वंश क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, वो कोई अफगान नहीं है। अफगानिस्तान वाली साइड से जो वंश शासन करने के लिए आएगा वो कौन सा वंश होगा, लोधी वंश। और लोधी वंश का जो शासक रहने वाला है, संस्थापक रहने वाला है, वो कौन रहेगा, बहलोल लोधी। अगर फाउंडर की बात करें आपसे कि इस वंश का जो संस्थापक है तो कौन हो जाएगा, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी इस वंश का संस्थापक रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 आपसे कह रहा है कि खतौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो मैंने आप लोगों के लिए बताया है कि जो लोधी वंश था तो उसमें 1517 और 18 के ईस्वी के आसपास क्या होता है कि जो राजस्थान के राणा सांगा हैं वो इब्राहिम लोधी के साथ में युद्ध करते हैं और इस युद्ध में क्या होता है, इब्राहिम लोधी पराजित होता है। तो आप लोगों का जो उत्तर है वो क्या रहने वाला है कि खतौली का जो युद्ध हुआ था वो 1517 और 18 ईस्वी के आसपास हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था, तो इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसमें जो विजय है वो किसकी हुई थी, राणा सांगा की। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर हम लोग 8 की ओर। शॉर्ट में इब्राहिम लोधी के लिए IL लिख दिया है और बाकी राणा सांगा के लिए RS से मैंने लिख दिया है। प्रश्न नंबर अगर 8 की बात करें आप लोगों से तो कहा जा रहा है कि किस वर्ष सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। तो भैया जो सिकंदर लोधी है वो 1504 में तो आगरा की स्थापना कर देता है, तो तुरंत तो राजधानी इसके लिए नहीं बना देगा। तो 2 वर्ष बाद क्या करता है, ये दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर देता है, आगरा में। तो 1504 में 2 और जोड़ दिए तो आप लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा, 1506। 1506 में ये अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित कर देता है, आगरा के लिए स्थानांतरित कर देता है। आगे बढ़ना है प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 आपसे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत में एक ही ऐसा अभागा शासक रहा है जिसका नाम क्या था, इब्राहिम लोधी। वही क्या होता है, बाबर के साथ पानीपत के युद्ध में, बाबर के साथ पानीपत के युद्ध में 21 अप्रैल 1526 के लिए वीरगति को प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 की ओर। कि प्रश्न नंबर 10 आपसे कह रहा है कि गज-ए सिकंदरी और गुलरुखी का संबंध किससे है। तो गज-ए सिकंदरी मतलब सिकंदर आ गया, तो ये किससे संबंधित हैं, सिकंदर लोधी से। बाकी गुलरुखी क्या था, सिकंदर लोधी जो कविताएं लिखता था। तो इन दोनों का संबंध किससे है, ठीक है। गज-ए सिकंदरी क्या है, भूमि मापन की विधि है, भूमि मापन की विधि है। और गुलरुखी क्या है, कविता है। और ये जो दोनों हैं वो किसके द्वारा चलाई गई थी, तो सिकंदर लोधी के द्वारा चलाई गई थी। सिकंदर लोधी के द्वारा ये संबंधित है, सिकंदर लोधी से। तो मित्रों आज की जो हमारी कक्षा है सैयद वंश और लोधी वंश की, वो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों के लिए कि सैयद वंश और लोधी वंश से रिलेटेड जितना भी मटेरियल था वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। इसके साथ में आप लोगों ने क्वेश्चनों के लिए बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया होगा। अगर आप लोगों की कोई भी कमेंट मतलब कोई भी क्वेरी रहती है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।